करें स्टार्ट। हाँ। आप सभी बच्चों का नंदीश्वर विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है और आज आप क्लास 11 के चैप्टर 5 के बारे में पढ़ेंगे। यह इस पाठ का नाम है आपका गति के नियम। ठीक है, तो बेटा इसमें मैंने आपके क्या क्या टॉपिक लिए हैं? बल तथा उसके प्रभाव, जड़त्व, विराम, गति व दिशा का जड़त्व, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, संवेग, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। बेटा वैसे मैंने ज्यादा थोड़ा मटेरियल ले लिया है तो मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। बल तथा उसके प्रभाव, सबसे पहले क्या बात होती है कि बल किसे कहते हैं? बल वह धक्का या खिंचाव है। बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जिसके कारण किसी वस्तु की स्थिति अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है? आपका बल कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में अगर हम लें, हमने अगर किसी गाड़ी में या ठेले में धक्का लगाया तो वो क्या होगा? आगे की ओर सरक जाएगा। तो वो क्या हुआ? अपन ने कार्य किया अर्थात अपन ने बल लगाया। ठीक है, तो अपन ने क्या किया? बल वह धक्का या खिंचाव है जिसके कारण किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसका विभेद सूत्र m/2 होता है। बल के प्रभाव क्या है? अब बल के प्रभाव के कारण क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह उसको किस में ला देती है? गत्य अवस्था में ला देता है। यानी कि ठेले में जैसे कि अपन ने धक्का मारा, साइकिल में पेडल मारा, और जैसे कि और दूसरा क्या है ना, या कोई गति करती हुई वस्तु को रोक देता है। जैसे कि कोई दौड़ता हुआ चला रहा है तो अपन उसको रोक सकते हैं, पकड़ सकते हैं, या कोई चीज धड़कती हुई आ रही है तो अपन ने बल लगा दिया तो वो रुक जाती है। उसकी आकृति में परिवर्तन कर देता है। अगर कोई बॉल है तो अपन ने प्लास्टिक की बॉल उसको दबा दिया तो वो क्या हो? चपटी हो गई, तो वो क्या है ना, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गति की दिशा में परिवर्तन। जैसे कि आप साइकिल चला रहे हैं, आप लोग साइकिल ज्यादा चलाते होंगे, तो साइकिल चला रहे हैं तो आपने हैंडल में बढ़ा तो क्या होगा? गति में अवस्था में परिवर्तन हो गया। गति में परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हल्का सा बल लगाया, गति में परिवर्तन हो गया। तो ये क्या हो गया? बल तथा उसके प्रभाव। दूसरा टॉपिक अपना क्या था बेटा? जड़त्व। तो समय पहले वह क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गत्यावस्था या विरामावस्था में परिवर्तन नहीं कर पाती, तो वह उसका क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। ठीक है, जो जड़त्व होता है वह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है बेटा आपका जड़त्व? आपका जड़त्व विराम का जड़त्व होता है, गति का जड़त्व होता है और दिशा का जड़त्व होता है। ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विराम के जड़त्व के बारे में करेंगे। देखिए, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तो वह उसका क्या कहलाएगा? विराम का जड़त्व कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई जेस्टर डला है, अपना टेबल पे डला है, या कोई वस्तु रखी है आपके कमरे में, अगर कोई वस्तु रखी है तो वो वही रखी रहेगी। ऐसा तो नहीं है उसकी पैर लग जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी जब तक कोई उसको उठाएगा नहीं, कोई उसको ले नहीं जाएगा, या हवा के द्वारा या किसी कारण के द्वारा जब तक वह वहां उस पर बल नहीं लगेगा तब तक वह अपनी स्थिति से नहीं हटेगी। तो वो क्या कह रहा है? आपका विराम का जड़त्व कह रहा है। ठीक है, विराम के जड़त्व के लिए अपन कुछ उदाहरण लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन उदाहरण लेते हैं। मोटर कार के एकाएक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, क्यों? जैसे कि ये है अपनी कुर्सी, ठीक है, मोटर कार में बैठे, मोटर कार चल रही है, ठीक है, तो अभी चल नहीं रही है, अभी गाड़ी बंद है। तो क्या हुआ? जैसे कि अपनी गाड़ी एकाएक चल जाती है तो अपन को क्या होता है? जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है तो अपन पीछे की ओर गिर जाते हैं। कैसे गिर जाते हैं? क्या कारण रहता है? इसका कारण ये रहता है कि पहले तो गाड़ी में अपन बैठे हैं तो अपना पूरा शरीर कैसा है? जड़त्व अवस्था में, विराम अवस्था में। तो जैसे ही गाड़ी चल रही है तो अपना नीचे का हिस्सा जो होता है वो गाड़ी के संपर्क में होने के कारण गति अवस्था में आ जाता है, परंतु जो अपना शरीर होता है जड़त्व के कारण, किसके कारण से? विराम के जड़त्व के कारण गत्य अवस्था में नहीं आ पाता। इसके कारण वह जब जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है तो वह पीछे की ओर गिर जाता है। तो ये क्या कहलाता है? आपका विराम के जड़त्व के कारण है। दूसरा उदाहरण लगा है, लेते हैं कि क्या कारण है कि पेड़ को हिलाने पर उसमें लगे फल नीचे की ओर गिर जाते हैं। तो क्या होता है? जब अपन पेड़ को हिलाते हैं
तो पेड़ तो क्या हो जाता है कि मोशन में आ जाता है, गत्यावस्था में आ जाता है, उसकी शाखाएं गत्यावस्था में आ जाती हैं। परंतु जो फल लगे रहते हैं वह ग्राम के जड़त्व के कारण वहीं पर स्थिर रहती है, जिसके कारण वह गत्यावस्था में नहीं आ पाते और वह अपनी जगह से टूट के गिर जाते हैं, फिर गत्यावस्था में आ जाती है। ठीक है, तो यही कारण है कि पेड़ में लगे फल नीचे की ओर गिर जाते हैं। अब दूसरी टॉपिक है अपना, इसके बारे में चर्चा करना है हमको, गति का। यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो वह गत्यावस्था में ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो इसको क्या कहते हैं, गति का जड़त्व कहते हैं। जैसे कि अपनी मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है और वो आप एक्सीलेटर दे रहे हैं, यानी कि उस पर बल लगा रहे हैं, या और जो पेट्रोल है उसके द्वारा उसको एनर्जी मिल रही है, यानी कि उस पर बल दो जगह से मिल रहा है। एक तो आप जो चला रहे हैं इसको हैंड ओवर कर रहे हैं तो उसके कारण वह चल रही है। अगर आपका पेट्रोल खत्म हो जाए या गाड़ी को आप ब्रेक लगा दें तो उसकी गति रुक जाएगी, अन्यथा की स्थिति में उसकी गति नहीं रुकेगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, जैसे कि कोई वस्तु धड़क रही है, एक नत समतल पर धड़क रही है, धड़क पर से, तो वह जब तक नहीं रुकेगी जब तक उसमें बाह्य बल न लगाया जाए। उदाहरण के रूप में एक गैलन धड़का, नीचे कब रुकेगी जा करके, जब उसकी ढलान खत्म हो जाएगी, और ढलान खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण लगने लगेगा और एक तो उसके घर्षण बल लगने लगेगा, जिसके कारण उस पर बाह्य बल लगेगा, वो रुक जाएगी। ठीक है, उदाहरण के सब में बड़ा उदाहरण अपन क्या लेते हैं, पृथ्वी की गति। पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती रहती है, किसके कारण कर रही रहती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करती रहती है, और इसमें कोई अवरोध तो लगता नहीं है, जिसके कारण वह अपनी अनंत काल से पृथ्वी क्या कर रही है, जब से पृथ्वी बनी है तब से क्या कर रही है, अपनी सन के अराउंड घूम रही है कि नहीं घूम रही है। अब इसके लिए अपन उदाहरण लेते हैं कि क्या कारण है कि चलती बस में एकाएक ब्रेक लगाने पे उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। ये एग्जैक्ट आंसर होगा, एग्जैक्ट उदाहरण होगा। आप बस में जा रहे हैं बढ़िया आराम से, ऐसे बैठ के मस्त तरीके से जा रहे हैं और गाड़ी चल रही है और एकदम ड्राइवर ने ब्रेक मारा, जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो क्या हुआ, आप एकदम आगे की ओर जाते हैं। तो ये कैसे आ जाते हैं, क्या हुआ कि आप जब बैठे थे तो आप गति की जड़त्व के कारण आराम से बैठे थे और जैसे ही ब्रेक मारा तो आप एकदम की ओर आ गए। क्या हुआ कि आपका शरीर जो है ना, जो ये वाला शरीर था वो पूरी तरीके से कैसा टच था, आपका गाड़ी से टच था, लेकिन जो आपका ऊपरी हिस्सा था वो अभी भी गत्यावस्था में, तो जिसके कारण क्या होता है, जो गति होती है वह उसके कारण आगे की ओर आ जाता है, यही कारण है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, गति का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा कारण क्या आता है आपका, दिशा का जड़त्व। यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में गति कर रही होती है तो वह उस दिशा में गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो इसका अच्छा उदाहरण लेते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण चाकू और छुरी की। आपने धार लगते हुए तो देखी होगी, तो वो क्या होता है कि जब चाकू और छुरी में अपन लगाते हैं तो वो क्या होता है, वह उसके साथ आग पूरी तरीके से लपेटे में नहीं आ पाती, कहाँ जाती है, स्पर्श रेखा में। ये देखिए अपने चाकू या छुरी लगाई तो जो चिंगारी हुई वो कैसे निकल जाती है, स्पर्श रेखा में 90 डिग्री एंगल पर निकल जाती है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका दिशा का जड़त्व कहलाएगा। तो अपना दूसरा वाला टॉपिक अब अपन लेते हैं तीसरा टॉपिक, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। देखो इसमें एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्यों? कहने का मतलब मैं इसको बाद में पहले आपको इसका नियम बता देता हूं। सबसे क्या होता है कि यदि कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में है तो वह ब्रह्मावस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो वह गत्यावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा, अनंत काल तक ऐसा चलता रहेगा उसके लिए। ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखा, जब मैंने आपको जड़त्व का नियम समझाया तो इसका एक हिस्सा तो ब्रह्म जड़त्व का है, दूसरा हिस्सा जड़त्व का है। ठीक है, तो यही कारण है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम जड़त्व का नियम। ठीक है, अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो कोई डर नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपका टॉपिक क्लियर होता
दूसरे अपन चौथा टॉपिक लेंगे। चौथा टॉपिक अपना क्या है? संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान सहित वेग के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं और इसे p से दर्शाते हैं। तो कहने का मतलब मैंने आपसे क्या कहा? किसी वस्तु के द्रव्यमान सहित वेग के गुणनफल का क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। यानी कि अगर आप कोई वस्तु हल्की या भारी वस्तु धड़काते हैं तो उसमें क्या होता है? संवेग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपका संवेग। अब इसका मात्रक के बारे में चर्चा करिए। तो मात्रक देखिए, द्रव्यमान किस में नापा जाता है? केजी में नापा जाता है। वेग किस में नापा जाता है? मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोग्राम इनटू मीटर प्रति सेकंड लो, ये इसका मात्रा का। अब आप कहेंगे सर ये सूत्र बताइए, तो इसी के अनुसार किलोग्राम किस में नापा जाता है? एम में नापा है, मीटर एल में और सेकंड डी में और ये प्रति में है। इनवर्स लगा दिया, लो इसका विभेद सूत्र हो गया आपका संवेग का। ठीक है, यहाँ पर आपका संवेग, और संवेग कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। इसके बारे में ये संवेग कैसी है? सदिश राशि है, तो यानी कि इसकी दो चीजों पर अपन वेक्टर लगा सकते हैं। दूसरे की बात, पांचवी बात क्या होगी अपनी? न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, देखो ये देखा इधर इसे समझ सकते हैं अपन इसको लिख करके। किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुपाती होती है, और जो वस्तु में संवेग का परिवर्तन होता है वह बल की दिशा के अनुरूप होता है। यानी कि जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं संवेग में भी परिवर्तन उसी दिशा में। अगर आप इस कुर्सी को इस दिशा में लगा रहे हैं, संवेग में परिवर्तन क्या होगा? इस दिशा में हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? न्यूटन का गति का द्वितीय नियम का फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसका नियमन करते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m। क्या है उसका द्रव्यमान? स्मॉल m है, और वह v वेग से गति कर रही है। तब उसमें संवेग परिवर्तन क्या हो जाएगा? v बराबर, तो उसका संवेग क्या हो जाएगा? p वेक्टर बराबर m वेक्टर। मैंने आपको बताया था संवेग एक सदिश राशि है। अब क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का समय t के सापेक्ष समाकलन अवकलन करना। क्या करने पर? अवकलन करने पर। तो ये क्या हो जाएगा? ये परिवर्तन को दर्शाता है। तो dp वेक्टर अपॉन dt बराबर m dv अपॉन dt। देखो जब गुणा में अपन अवकलन करते हैं तो पहले एक एक करके राशियों का अवकलन होता है और दोनों के बीच में धन का चिन्ह आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया कि अपन ने पहले m को बाहर रखा और dv अपॉन dt, फिर क्या कहा? v वेक्टर को बाहर रखा, dv अपॉन dt कर दिया अवकलन। ये देखिए ये अचर राशि है। कैसी है? अचर राशि। और अचर राशि का अवकलन क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। और समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपन ने ये किया तो ये अपना क्या आ गया? a वेक्टर आ गया यहाँ पर। तो त्वरण भी कैसी है? एक सदिश राशि है। परंतु अपन ने न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या पढ़ा था कि किसी वस्तु पर बल लगाने, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुपाती होती है। तो यहाँ पर बल प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? संवेग परिवर्तन f वेक्टर प्रोपोर्शनल टू dv वेक्टर अपॉन dt आ जाएगा। परंतु हमने dv वेक्टर अपॉन dt का मान क्या निकाला है? ma वेक्टर। तो हमने प्रोपोर्शनल में क्या रख दिया? ma वेक्टर रख दिया। उसके बाद प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया तो एक नियतांक c आ गया। तो c एक नियतांक है। ठीक है, मान तो इसका ऐसा पद्धति में मान क्या होता है? c बराबर 1 होता है। तो हमने एक मान रख दिया, तो f वेक्टर बराबर m वेक्टर। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? उसकी दिशा ना लेकर के केवल उसका परिमाण लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है अपना f बराबर m। यहाँ पर अपना क्या होता है? गति का, न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण समाप्त होता है।